हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में ठोस अवस्था के बारे में पढ़ चुके हैं। अब उसके आगे की टॉपिक है आपकी द्रव अवस्था। आइए देखते हैं हम लोग कि द्रव अवस्था क्या है। अगली टॉपिक है आपकी द्रव अवस्था। इंग्लिश में इसको कहते हैं लिक्विड स्टेट। आइए पहले इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। परिभाषा। देखिए परिभाषा क्या होती है। बहुत पहले से आप लोग 9th में है, इससे पहले ही इसकी परिभाषा पढ़कर आए होंगे। जैसा कि हम लोग लिखते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित एवं आकार अनिश्चित हो द्रव अवस्था कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में कह सकते हैं पानी, सिरका आदि। आइए देखते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित एवं आकार अनिश्चित हो द्रव अवस्था कहलाती है। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित एवं आकार अनिश्चित हो द्रव अवस्था कहलाती है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि आयतन क्या है। ठीक है, पढ़ा है आप लोगों ने कि किसी पदार्थ द्वारा घेरा गया स्थान ही उसका आयतन कहलाता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा आयतन को दूसरे बेस से समझेंगे। जब द्रव और गैस की बात की जाए तो यहाँ पे हम कहेंगे कि पदार्थ की मात्रा को रिलेट करेंगे कि पदार्थ की मात्रा ही उसकी आयतन है। जैसे अब अगर हम यहाँ पे कहें कि पदार्थ की द्रव अवस्था का आयतन निश्चित होता है, हम लोग लिखे हैं कैसे। मान लीजिए कि हम लोग 1 लीटर H2O या पानी जिसको कहते हैं हम लोग 1 लीटर पानी ले लें और इसे अलग अलग प्रकार के पात्र में, जैसे मान लीजिए कि हमारा एक U आकार का पात्र है, दूसरा हम ले लें गिलास ले लेते हैं, तीसरा आप कोई भी शेप बना लीजिए ना, टेढ़ा मेढ़ा शेप करके। मान लीजिए अगर इस प्रकार का पात्र ले लें जिसकी पेदी क्या हो, थोड़ी सी इस टाइप की हो। तो ये हमारा पात्र हो गया फर्स्ट, यह है सेकंड, यह है थर्ड। अब 1 लीटर पानी को हमें इसमें डालना है। 1 लीटर पानी को हमें इसमें डालना है। 1 लीटर वाटर, 1 लीटर H2O को हम इसमें डाल देंगे। 1 लीटर। तो डालने के बाद आप क्या देखेंगे कि जो 1 लीटर पानी है वो इसको कवर कर लेगा, मतलब इसके आकार को धारण कर लेगा। जिस प्रकार का ये पात्र बना हुआ है उसी प्रकार का ये आकार धारण कर लेगा, उसी प्रकार से इसमें फैल जाएगा। अब इसी 1 लीटर पानी को पुनः 1 लीटर पानी को हम इसमें से इसमें डालें, 1 लीटर पानी को इसमें डालें, तो हम क्या देखेंगे कि जितना पानी इसमें था, पानी की मात्रा उतनी ही हमको इसमें प्राप्त होगी। मतलब 1 लीटर यहाँ पे था तो 1 लीटर हमको यहाँ पर भी मिलेगा। किंतु अगर बात करें इसके आकार की तो यहाँ पे पानी जो था इसके आकार का था, और जैसे ही पानी को इसमें डाला जाएगा वो इस पात्र के आकार को धारण कर लेगा। अगर इसी को फिर पुनः यहां से हम इसमें डाल दें
तो यहाँ भी जो पानी की मात्रा है वो हमको 1 लीटर प्राप्त हो जाएगी। किंतु पानी जो 1 लीटर पानी था वो इसमें था तो इसके आकार का था, इसमें डाल देंगे तो वो इसके आकार का हो जाएगा। निष्कर्ष क्या निकलता है कि पानी की जितनी मात्रा हमने ली थी वो 1 लीटर यहां भी है, 1 लीटर यहां भी है, 1 लीटर यहां भी है, मतलब उसका आयतन अपरिवर्तनशील है, उसकी मात्रा नहीं बदल रही है। यहां से हम कहते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था जिसकी आयतन निश्चित होती है, अर्थात द्रव की आयतन निश्चित होती है। यहाँ पे हम लोग समझ लिए कि यहाँ पे 1 लीटर पानी हमने यहाँ लिया था, उसको यहाँ पलटा, उसको यहाँ पलटा, और भी पलटते जाए अगर अन्य पात्रों में, तो उसकी मात्रा में कोई कमी नहीं आएगी। मतलब जो पानी हमारा 1 लीटर था वो 1 लीटर बना रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो द्रव है उसका आयतन फिक्स होता है, निश्चित होता है। बात करें आकार की, तो देखिए आकार की बात जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख लिए हैं कि ये यहाँ पे क्या है, इस पात्र के आकार को धारण कर ले रहा है 1 लीटर पानी, और जब इसको इसमें डाल रहे हैं तो इसके आकार को धारण कर ले रहा है, और जब इसको यहाँ से इसमें डाल रहे हैं तो इसके आकार को धारण कर ले रहा है। मतलब हम देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं कि आकार क्या है। आकार की बात करें अगर, तो यहाँ पे क्या है, भिन्न भिन्न हो जा रहा है, भिन्न भिन्न हो जा रहा है, मतलब बदल जा रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ का आकार है, मतलब द्रव की जो आकार होती है क्या होती है, अनिश्चित होती है, क्योंकि पात्र के साथ साथ वो बदल रही है। आइए अब कुछ गुणों के बारे में देखते हैं। आइए कुछ गुणों के बारे में देखते हैं, जैसे गुण क्या क्या है। जैसा कि हम लोग कुछ ठोसों के गुण पढ़े थे, तो कुछ यहाँ पे आप द्रवों के गुण के बारे में भी जानेंगे। जैसे अगर इसके पदार्थ के अवयवी कणों की बात करें, इसमें हम पदार्थ के अवयवी कणों की बात करें तो ठोसों की तुलना में जिसमें अवयवी कण होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो कण होते हैं वो कण ठोस की तुलना में, ठोस की तुलना में दूर दूर होते हैं। दूसरी पॉइंट अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं कि जब इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे अवयवी कण हैं इनकी जो गैपिंग है वो बढ़ गई है। तो अगर हम 4 गोलों के मध्य आकलन करें तो जो हमारी ये दूरी है वो ठोस की तुलना में क्या है, अधिक दिखाई दे रही है। ये दूरी जो हमारी है बीच की, ये क्या है, ठोसों से अधिक दिखाई दे रही है। मतलब इस बात को अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि ठोसों की तुलना में, ठोसों की तुलना में अंतराआण्विक दूरी, अंतराआण्विक दूरी अधिक होती है, अधिक होती है। अब चूंकि इनके बीच की दूरी बढ़ रही है, जैसा कि हम लोग इसको चुंबक मान चुके हैं, चुंबकों के बीच की दूरी अगर बढ़ाएंगे तो इनके मध्य का जो आकर्षण बल है वो क्या होगा, दुर्बल होता जाएगा, मतलब कमजोर होता जाएगा। तो अगली पॉइंट हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो इनके कणों के मध्य, कणों के मध्य, कणों के मध्य आकर्षण बल, आकर्षण बल दुर्बल होता है, या इसी को कह सकते हैं ये जो होता है वो लेस देन होता है ठोसों से, मतलब ठोसों की तुलना में कम होता है। चलिए, और जो आपके द्रव होते हैं इनको हम लोग तरल पदार्थ भी कहते हैं। ठोसों द्रवों को क्या कहा जाता है, तरल कहा जाता है। ठोस द्रवों को तरल कहते हैं। क्योंकि देखिए तरल या तरलता, तरल क्या होते हैं, वह पदार्थ जिनमें बहने की क्षमता पाई जाती है उसे तरल पदार्थ कहते हैं। जैसे जो द्रव आपके होते हैं, अगर इनको एक स्थान पे गिरा दिया जाए तो क्या होंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहना प्रारंभ कर देते हैं, अतः इसीलिए इनको हम लोग तरल पदार्थ कहते हैं। तो
दोस्तों अब यहाँ तक आप लोगों को अगर समझ में आया हो तो कृपया इसे नोट करना चाहें तो नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगले टॉपिक भी हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं।